हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौहान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, ठीक है, बोर्ड की क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचिंग करनी है, ठीक है। कॉलम ए में आपको कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं एंड कॉलम बी में आपको उनके नेम्स दिए हुए हैं। आपको रिएक्शन देखकर उसका टाइप बताना है कि वो कौन से रिएक्शन को बिलोंग करता है। तो जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है, जो रिएक्शंस होती हैं उनमें रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड उसके बाद फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें रिएक्टेंट्स का ब्रेक डाउन होता है, ठीक, इनटू सम सिंपलर कंपाउंड्स में या सिंपलर सब्सटेंसेस में। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसा कि आपको फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस है जो कि ब्रेक डाउन होने के बाद 3 अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। तो पहली रिएक्शन का टाइप कौन सा होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, जिंक रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, ठीक है, जिससे बना है ZnSO4 प्लस H2। इसका मतलब जिंक ने यहाँ पर H2SO4 को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, H2 गैस रिमूव हो गई और अपना सॉल्यूशन बना लिया है, यानी कि ZnSO4 बनाया है। तो ये रिएक्शन एग्जाम्पल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, CaO प्लस H2O, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस बन रहा है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए BaSO4, यानी कि ये वाला जो Ba है इसने SO4 के साथ रिएक्शन कर ली और Na ने Cl के साथ रिएक्शन कर ली। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों में म्यूचुअल अरेंजमेंट हो गया ना, म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसलिए ये रिएक्शन बिलोंग करेगी डबल डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन में AgBr ने रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और क्योंकि यहाँ पर Ag ब्रेक डाउन हुआ है इसीलिए ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, इसीलिए इसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो हमें पता है जैसा कि ये केमिकल रिएक्शंस हम किन्हें बोलते हैं, जो कि रिवर्सिबल नहीं होती हैं, ठीक है, तो यानी कि इरिवर्सिबल होती हैं। तो देखिए बर्निंग ऑफ कोयल इरिवर्सिबल है, फर्मेंटेशन भी इरिवर्सिबल, एक बार फर्मेंटेशन हो जाए शुगर का फिर वापस से हम उसको शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा है, रिवर्सिबल है ना, क्योंकि हम एक बार अगर आइस बनाते हैं तो उसको मेल्ट भी होती है और हम वापस से उसको फिर से आइस भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार फूड भी डाइजेस्ट हो जाता है तो वापस से फूड नहीं बनता। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा, केमिकल रिएक्शन का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा C, ठीक है। अ सॉलिड प्रोडक्ट दैट सेपरेट आउट आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, फास्ट या स्लो करते हैं। फिल्ट्रेट क्या होता है, जब हम किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उसको फिल्टर के पेपर के थ्रू छानते हैं, तब उसमें क्या जो बचता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। और प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉटम में सेट हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पर पूछा गया है कि सॉलिड प्रोडक्ट जो कि सेपरेट आउट किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान सेपरेट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर हो जाएगा प्रिसिपिटेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला जाता है तब उससे क्या, कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए फॉलो
फॉलो करेगा, लेकिन इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, जैसा हमने पढ़ाई था अभी, जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जेडन, जब H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो ऑब्वियसली उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो पहला ऑप्शन भी आपका ठीक है। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब जिस भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलती है उसके अंदर तो क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, यानी कि एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारे लिए गलत हो सकता है, लेकिन अभी आगे हम देखेंगे। केमिकल चेंज, ऑब्वियसली केमिकल चेंज ही होता है। देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। हाइड्रोजन गैस जब भी निकलती है तो बहुत ज़्यादा हीट के साथ निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट यानी कि जंग, जो लोहे पर जंग लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि रस्टिंग जो होती है वो होती है कोरोजन के वजह से, और कोरोजन का फॉर्मूला या कोरोजन की डेफिनेशन क्या होती है कि ऑक्साइड की लेयर का किसी भी मेटल के ऊपर बन जाना। तो ऑक्साइड यहाँ पर आपको जो भी दिखाई दे रहा है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑक्साइड दिया हुआ है, दैट इज़ Fe2O3.XH2O। तो ये क्या होगा, रस्टिंग का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉलीमराइजेशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। पॉलीमराइजेशन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो जैसा हमें पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, आपस में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलकर एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसी को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं जिसे हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर एक रिएक्शन दी है ZnSO4 + Cu। ठीक है, आपको इसकी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बताने हैं क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन CuSO4 + Zn। ठीक, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट ये रिएक्शन देखेंगे और CuSO + Zn बना देंगे, लेकिन ये रिएक्शन गलत हो जाएगी अगर आपने ऐसा किया तो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो Cu का प्लेस है वो Zn से नीचे होता है। ठीक है, यानी कि Cu लेस रिएक्टिव है कंपेरिजन टू Zn की। ठीक है, तो जो कॉपर है वो अपने से मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि Zn को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकती। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, नो रिएक्शन। यहाँ पर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल विच कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। तो इन चारों एलिमेंट्स में से कौन सा ऐसा एलिमेंट या मेटल है जो कॉपर सल्फेट को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो Hg का प्लेस कॉपर से नीचे आता है, Au का प्लेस भी कॉपर से नीचे आता है, Ag का प्लेस भी कॉपर से नीचे आता है। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लर्न है तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। Fe का जो प्लेस है वो कॉपर से ऊपर होता है, यानी कि Fe कॉपर से मोर रिएक्टिव होती है। तो सिर्फ आयरन ही क्या कर सकता है इन चारों ऑप्शन में से, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज Fe। नेक्स्ट, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, हैज़ बैलेंस्ड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रिएक्टेंट्स दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का जिक्र नहीं हुआ है अभी। सेकेंड पॉइंट इज हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ऐसा तो कभी नहीं होता ना, क्योंकि बैलेंस है, तो बैलेंस में क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये हो सकता है क्योंकि हमें पता है जितने रिएक्टेंट्स हम लेते हैं उतने ही हमें प्रोडक्ट्स भी बनाने होते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, हैज़ अनइक्वल मासेस, ये भी नहीं होगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिनमें हीट का इवोल्यूशन होता है, ठीक है, यानी कि हीट बाहर निकलती है। तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका, देखो पहले दिया है इसमें बर्निंग ऑफ गैस, बर्निंग यानी कि जलना, ठीक। इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक। और डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, तो इसमें तो हीट देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइसिस में भी क्या करते हैं हम, हीट देते ही हैं। डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसके लिए भी हीट देते हैं। बर्निंग ऑफ बायोगैस, जब बायोगैस को बर्न किया जाता है उससे हमें क्या मिलता है, ये एक एज अ ईंधन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हीट हमें मिलती है, बाहर इवॉल्व होती है। तो इसका एग्जाम्पल यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्निंग ऑफ बायोगैस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल देखिए, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न करने से हमें कोई भी हीट नहीं मिलेगी, ठीक है, बल्कि हमें उसे हीट देनी पड़ेगी बर्न करने के लिए। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कैसी होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है, क्योंकि उससे हमें हीट मिलती है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, डिकम्पोजिशन हो सकता है क्योंकि हमें डिकम्पोज करने के लिए उसको हीट देनी पड़ेगी, यानी कि वो एब्जॉर्ब करेगा हीट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्शन इज नॉट अपोजिट टू ईच अदर? ये कुछ पेयर्स दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस में, इनमें अब बताना है कि कौन सा अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सब्सटेंस बनाते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स टूट के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये दोनों तो अपोजिट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही सिमिलर हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्प्लेस ही होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्प्लेस ही होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक भी जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है ऐसा पेयर जो कि अपोजिट नहीं है, तो यहाँ पर अपोजिट कौन सा पेयर नहीं है, दैट इज सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सिमिलर होते हैं, ठीक, अपोजिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? यहाँ पर रिएक्शन है Fe वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक, तो इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? देखिए, पहले आपको दिया हुआ है इसमें FeO, ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे सब्सटेंस ही नहीं आए हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑप्शन में आपको इन तीनों में हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है यानी कि डी, इसमें Fe2O3 प्लस FeO प्लस H2 सभी दिख रहे हैं ना, Fe भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। लेकिन ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस्ड है, ठीक। अगर आपसे बैलेंस करने के लिए बोला जाता है तो आप बैलेंस करेंगे, अदरवाइज आप प्रोडक्ट्स यानी कि रिएक्टेंट्स को देख के उसके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट, द CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है कब, ड्यूरिंग कंप्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल, ठीक है। जब फ्यूल को कंबसन करते हैं तब CO2 गैस प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबसन एंड रेस्पायरेशन, इसमें तो डेफिनेटली होती ही होती है जब कंबसन, क्योंकि किसी भी चीज़ को कंबसन करने के लिए हमें पता है फ्यूल से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन कंप्लीट कंबसन या फिर जब रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, क्योंकि हम सब रेस्पायरेट करते हैं, जो ह्यूमंस बींग्स होते हैं या जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी रेस्पायरेशन करती हैं, और रेस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू कौन सी गैस को एक्सहेल करती हैं, CO2 गैस को, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा कि CO2 गैस कब प्रोड्यूस होती है, जब कंप्लीट कंबसन होता है या फिर रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो
ये क्वेश्चन आप होमवर्क से करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये क्वेश्चन किस चीज़ का है? आपका होमवर्क का है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।